Hello dear students, this is Dr. Isha Gabri from Physics Vision. So now in this video we are going to discuss the test of electronics. So first question, addition of pentavalent impurity to a semiconductor. ट्राइवेलेंट होती हैं तो उससे होल्स आते हैं और पेंटावेलेंट से क्या आएंगे फिर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. नेक्स्ट, as the doping of a pure semiconductor increases the bulk resistance of the semiconductor. डोपिंग से क्या होता है, कंडक्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है तो दैट मीन्स कि जो उसकी रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्योर सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन. क्यों बिहेव करता है? बिकॉज there is no recombination of electrons, drift velocity of free electron is very small, free electrons are not available for current conduction, energy possessed by electrons at that low temperature is almost zero. तो जीरो केल्विन पे इंसुलेटर इसलिए होता है क्योंकि जीरो केल्विन पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे आर नॉट अवेलेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, द एनर्जी गैप इज मच मोर इन सिलिकॉन दैन इन जर्मेनियम. वाई? क्योंकि जो सिलिकॉन है कंपैरेटिवली उसकी स्ट्रक्चर छोटी होती है एज कम्पेयर टू जर्मेनियम, सो इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोर टाइटली बाउंड टू देयर पेरेंट न्यूक्लियाई. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. जो सेमीकंडक्टर होते हैं जब उनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो इनकी जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाती है. तो जिसमें उल्टा इफेक्ट होता है उसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है. मेटल्स के लिए ये पॉजिटिव होता है. एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज. एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटीज क्या करती हैं? दो तरह की इम्प्योरिटीज होती हैं, एक एक्सेप्टर टाइप होती है, एक डोनर टाइप होती है. एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स होते हैं. तो ग्रुप 13 में दे मस्ट हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स वन होल, दैट मीन्स वन वेकेंट साइट. और जो वन वेकेंट साइट है वो होल होती है, तभी इसमें होल्स मूवमेंट होती है, तभी इसमें मूवमेंट ऑफ होल्स देखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, which of the following material can be used to make LEDs, light emitting diodes. लाइट emitting diodes की जो वेवलेंथ एमिशन होती है वो डिपेंड किस पे करती है? लैम्डा लिखते हैं इसको, डिपेंड करती है बैंड गैप पे. और क्योंकि लाइट emitting diodes हमें विजिबल रीजन में भी चाहिए, हमें IR रीजन में भी चाहिए, तो इन सब में गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, यही दो टाइप के मटेरियल्स यूज करे जाते हैं. नेक्स्ट आफ्टर दिस, in NPN transistor the relation between emitter current, base current and collector current. चाहे NPN लिखा होता चाहे PNP लिखा होता, जितना emitter current होता है वही दो पार्ट्स में यूज होता है, बेस प्लस कलेक्टर. तो IB इज इक्वल टू IE माइनस IC, क्योंकि और कोई ऑप्शन इसमें तो तीनों इक्वल दे रखे हैं, हमारे पास इक्वल तो है नहीं, राइट. तो IB इज इक्वल टू IE minus IC. Second option is the right answer. Next question after this, which junction is forward bias when transistor is used in an amplifier. ट्रांजिस्टर के दो जंक्शंस होते हैं, एमिटर बेस कलेक्टर. तो ये जो जंक्शन होते हैं ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होता है और ये वाला जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस्ड होता है. तो व्हेन यू आर यूजिंग इट एज एन एम्पलीफायर इट इज एमिटर बेस जंक्शन विच इज फॉरवर्ड बायस्ड. एंड देन द नी वोल्टेज फॉर जर्मेनियम. जर्मेनियम के लिए नी वोल्टेज, नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन, नी वोल्टेज फॉर जर्मेनियम, बोथ क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो जर्मेनियम के लिए जो नी वोल्टेज होती है वो 0.3 वोल्ट होती है, 0.7 होती है वो सिलिकॉन के लिए होती है. विच डायोड इज डिजाइन टू वर्क अंडर ब्रेकडाउन रीजन. ब्रेकडाउन रीजन में कौन सा डायोड काम करता होता है? जीनर डायोड. जीनर डायोड इज अ शार्प ब्रेकडाउन वोल्टेज. अगर आप लोग को थोड़ा सा इसका ग्राफ याद हो, इधर रिवर्स करंट एंड इधर रिवर्स वोल्टेज, ग्राफ इस ऐसे होता है, मतलब ये एक तिखा पॉइंट होता है और इसको हम जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं. और इन फॉरवर्ड बाइसिंग इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल डायोड, जनरल डायोड की तरह बिहेव करने लग जाता है. तो जीनर डायोड का जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिवर्स बाइसिंग में ही आता है. द डिप्लीशन रीजन ऑफ जीनर डायोड इज, डिप्लीशन रीजन कैसा होता है जीनर डायोड का? इट्स रीजन इज वेरी थिन. तो डिप्लीशन रीजन, ये जीनर डायोड किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? ये वर्क करता है हॉपिंग पे चार्ज कैरियर्स की.
कौन से रीजन्स में? इन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, इन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉपिंग ऑफ चार्ज कैरियर्स इन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे कई बार हम टनलिंग भी बोल देते हैं। ओके जितना थिन रीजन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। ये जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, which process of electron hole pair is responsible for emitting light? देखो होता क्या है, ये जैसे कि यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, यहाँ पे होल्स पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, होल इधर आएंगे, दोनों रिकम्बाइन करेंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइट एमिट होगी। तो मतलब हुआ क्या? रिकॉम्बिनेशन हुआ ना। तो रिकॉम्बिनेशन के बेसिस पे ये होता है। तो ये क्या कर रहा है फिर? लाइट एमिट कर रहा है। ये एलईडीज का ही फिनोमेना होता है। सो रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ सोलर सेल इज, सोलर सेल क्या होता है? एक पीएन जंक्शन होता है, ठीक है, पीएन डायोड बोलते हैं हम उसको। एंड एमिटर फॉलोवर इज ऑल्सो नोन एज, एमिटर फॉलोवर क्या होता है? एमिटर फॉलोवर इज विच टाइप ऑफ डिवाइस? अगर आप लोगों ने जब भी ये डिवाइस पढ़नी है तब आपने इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। एमिटर फॉलोवर इज अ कॉमन कलेक्टर। अब इसको एमिटर फॉलोवर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारा एमिटर के ही वोल्टेज को फॉलो करता रहता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत या सबसे बड़ा, इसको ऐसे बफर यूज करते हैं। बफर का मतलब क्या होता है? बफर का मतलब होता है सिर्फ दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, इसका अपना कोई यूज नहीं रह जाता। और इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका जो वोल्टेज गेन है ना वो बहुत कम होता है। इसका वोल्टेज गेन 1 नहीं होता है, नियरली 1 कह देते हैं कई बार हम इसे, कि इसका वोल्टेज गेन यूनिटी है और इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसे हम एमिटर फॉलोवर कह रहे हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, so its answer is common collector amplifier. Next is, a common emitter amplifier has high voltage gain, high current gain, high power gain and मीडियम होती है इनपुट इम्पीडेंस। अब देखो मीडियम तो कहीं दिख नहीं रही, तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे कि लो हो जाए चलेगा, ठीक है। होती तो है कि जो कॉमन एमिटर होता है उसकी इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस दोनों ही मॉडरेट होती हैं, बट जब मॉडरेट के ऑप्शन नहीं है तो हम लो लेके चलते होते हैं। सो 3 थिंग्स आर हाई, लास्ट वन इज लो, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, what is the phase shift between input and output voltage of a common emitter amplifier? common emitter amplifier को जब आप इनपुट देते हैं तो जब कॉमन एमिटर में से पास करती है सिग्नल बड़ा हो जाता है, बट सिग्नल बड़ा होता है लेकिन 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ होता है। लेकिन ये एक कॉमन बेस लगा दिया जाए तो कॉमन बेस में कोई भी फेज शिफ्ट नहीं आता, ये कॉमन बेस देते हैं। सो 180 डिग्री फेज शिफ्ट इज गिवन बाय कॉमन एमिटर। The configuration in which voltage gain of transistor amplifier is lowest. वोल्टेज गेन सबसे कम किस में होता है? अभी डिस्कस करें ना, कॉमन कलेक्टर में होता है। नेक्स्ट आफ्टर दिस, इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन वैल्यू ऑफ अल्फा इज गिवन एज दिस, वोल्टेज ड्रॉप इज हेयर, रेजिस्टेंस दे रखी है कलेक्टर की तरफ, तो आपसे बेस करंट पूछे तो देखो वोल्टेज ड्रॉप, आउटपुट वोल्टेज दे रखी है, रेजिस्टेंस दे रखी है, तो पहले आउटपुट करंट निकालें, आई सी, वो क्या होगा? V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस वाली, और ये जो वोल्टेज आई है 4.9 अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है? 5 किलो ओम। जब ये वैल्यू सब्सिट्यूट करी ये बन गया 0.98 मिली एम्पियर। अब अल्फा गिवन है, अल्फा किसके इक्वल होता है? अल्फा हमेशा कम वैल्यू होती है, कम वैल्यू का मतलब क्या है कि नीचे नीचे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी, नीचे एमिटर करंट होता है। तो यहाँ से अगर मुझे एमिटर करंट निकालना है तो मैं क्या करूँगी? आई सी अपॉन अल्फा सब्सिट्यूट कर देंगे। आई सी इज 0.98 मिली एम्पियर एंड अल्फा इज ऑल्सो 0.98, सो आई ई की वैल्यू आ गई 1 मिली एम्पियर। आई ई आ गया, आई सी पता है, तो हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि एमिटर करंट किसके इक्वल होता है? बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये 1 मिली एम्पियर है, ये हमें निकालना है, और ये वैल्यू 0.98 मिली एम्पियर है, तो माइनस करना तो कितना बन गया? 0.02 मिली एम्पियर। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
Next question. The emitter current I in a transistor is this much, 3 milliampere. If the leakage current ICBO is 5 microampere and alpha is 0.98, तो आपसे बेस और कलेक्टर करंट पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखिए जरा हमारा लीकेज करंट बेसिस पे फॉर्मूला क्या था। लीकेज करंट बेसिस पे फॉर्मूला होता है आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ, कलेक्टर टू बेस ओपन विद एमिटर ओपन बोलते हैं इसको। अल्फा इज 0.98 इंटू 3 मिली एम्पियर प्लस 5 माइक्रो एम्पियर। इसको सॉल्व करते वक्त ये चीज़ याद रखिएगा, ये मिली में है, ये माइक्रो में है, तो थोड़ा सा इसमें कोशिश कर लीजिएगा कि सारे एक ही यूनिट में पहले आए, तो इसको मिली में बदलिए, 0.005 मिली एम्पियर। नाउ इट इज़ फाइन टू बी सॉर्ट आउट। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी 2.945 आएगी आईसी की। आपकी आईसी की वैल्यू आ गई 2.945, ऑप्शन ही एक बन रही है। दूसरा बस आप दोनों को माइनस कर दीजिएगा, सिंपली आई बी आ जाएगा। ठीक है, माइनस करके आंसर आ जाएगा। एक चीज बेटे आपको कॉमन सेंस से भी बताएं, एमिटर करंट से ज्यादा कभी कलेक्टर करंट नहीं आता। तो इस क्वेश्चन को अगर आप पेपर में ना भी सॉल्व करें ना, आपका तब भी आंसर आ जाएगा। ये 3 मिली एम्पियर है ना, बाकी तीनों ऑप्शन में देखो 3 मिली एम्पियर से ज्यादा कलेक्टर करंट है, आपका वैसे भी ये ऑप्शन आंसर आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, ड्यूरिंग रिवर्स बाइसिंग अ स्मॉल करंट डेवलप इज नोन एज। कौन सा करंट होता है जो होता है रिवर्स सैचुरेशन, क्योंकि वो फिक्स हो जाता है, उससे ज्यादा कभी उससे ज्यादा कभी भी ऊपर नहीं होता। नेक्स्ट आफ्टर दिस 22nd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल डायोड। आइडियल डायोड का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? परफेक्ट कंडक्टर व्हेन फॉरवर्ड बायस, zero voltage across it when forward biased, perfect insulator when reverse biased, zero current through it when forward biased। सबसे पहले तो ये बात तो गलत है ना कि फॉरवर्ड बायस्ड होने पे जीरो करंट होता नहीं है। जीरो वोल्टेज अक्रॉस इट व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड मतलब खुद कोई ड्रॉप नहीं करेगा, इसका मतलब है इट विल नॉट ड्रॉप इटसेल्फ, इट विल नॉट ड्रॉप वोल्टेज अक्रॉस इटसेल्फ, मतलब जितनी होगी उतनी सारी की सारी सर्किट को दे देगा, इसका ये मतलब होता है। तो ये भी सही है, आइडियल डायोड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, आइडियल डायोड वही होता है जो खुद कुछ ड्रॉप नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, इन द सिंबल ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर द एरो ऑन द एमिटर। देखो बेटे कोई मर्जी ट्रांजिस्टर हो, एरो जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के फ्लो को दिखाती है, और पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स जो हैं वो कौन से होते हैं? सुपर सेमीकंडक्टर्स में वो होल्स होते हैं, तो चाहे एनपीएन है चाहे पीएनपी है, दोनों का आंसर होल्स ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, द मेजॉरिटी कैरियर इन केस ऑफ एनपीएन सिलिकॉन ट्रांजिस्टर इज। मेजॉरिटी इन एनपीएन, मेजॉरिटी क्योंकि बेस छोटा सा है, ये है एमिटर, तो इलेक्ट्रॉन्स हुए फिर मेजॉरिटी कैरियर, सो इट हैज इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी। अगर पीएनपी होता तो उसके केस में हम कह देते क्योंकि एमिटर सबसे हाईली डोप्ड होता है, तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स पे होल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, क्वेश्चन नंबर 25, the dominant mechanism for motion of charge carriers in forward and reverse biased silicon pn junction are। देखो बेटे एक बात याद रखनी है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग एक रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में हमें मेजॉरिटी कैरियर्स की मूवमेंट है, राइट, और यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स, माइनॉरिटी कैरियर्स को कराना पड़ता है धक्का, उनको धक्का लगाना पड़ता है, तो उनको जो करा जाता है उनको ड्रिफ्ट कराया जाता है, और जो मेजॉरिटी वाले हैं वो अपने आप ही डिफ्यूज करते जाते हैं, तो इसमें डिफ्यूजन। सो याद रखनी है, डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड बाइसिंग एंड ड्रिफ्ट इन रिवर्स बाइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, एन ऑसिलेटर डिफर्स फ्रॉम एन एम्पलीफायर बिकॉज। ऑसिलेटर में क्या होता है कि ऑसिलेटर में कोई इनपुट सिग्नल नहीं देते। एक्चुअल में ना हमें ऑसिलेटर सर्किट्स पढ़ते होते हैं, एलसी का टैंक सर्किट, इसको क्या करते हैं पहले ना एक बार इनपुट देके कैपेसिटर को पूरी तरह चार्ज कर लेते हैं, फिर डीसी सप्लाई हटा देते हैं, सॉरी डीसी नहीं मतलब जो भी सप्लाई है, कैपेसिटर से डीसी ब्लॉक ही कर देनी है, जनरल सप्लाई जो लगाई गई है वो हटा देते हैं। फिर क्या होता है, कैपेसिटर पहले इसको एनर्जी देता है फिर ये कैपेसिटर को देता है, तो मतलब इट रिक्वायर्स नो
इसको कोई इनपुट सिग्नल नहीं दिया जा रहा, एक बार आपने बस दे दिया नो इनपुट सिग्नल, ये अपने आप ही काम करेगा। ठीक है, ऑसिलेटर और एम्पलीफायर में ये सबसे इंपॉर्टेंट फर्क है। आप इस चीजों पे मत जाइए कि डीसी सप्लाई तो एम्पलीफायर को भी नहीं देते, एम्पलीफायर को भी तो एसी सप्लाई ही दी जाती है। तो ये ऑप्शन पे कभी मत दिमाग लगाना, क्योंकि उसने इसका इससे एम्पलीफायर से डिफरेंस पूछा हुआ, डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ। नेक्स्ट, इफ अ सर्टेन जीनर डायोड हैज अ जीनर वोल्टेज ऑफ 3.6, तो जीनर डायोड किस रीजन में वर्क करता है? जीनर डायोड जीनर ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, वैरेक्टर। वैरेक्टर का फुल फॉर्म होती है वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर, अब जो वेरिएबल कैपेसिटर है दैट मीन्स कि कैपेसिटर वाला सबसे पहले तो आंसर होना चाहिए, कांस्टेंट कैपेसिटेंस नहीं होगी। और वेरिएबल कैपेसिटेंस दैट डिपेंड्स अपॉन करंट, से तो कोई लेना देना ही नहीं है, कैपेसिटर को तो चार्ज ही वोल्टेज के थ्रू करना है हमने। ठीक है, वेरिएबल रेजिस्टेंस ये भी गलत हो गई, तो ऑड वन आउट अपने आप ही निकल आई है। A variable capacitance that depends upon the reverse voltage. Next after this, JFET junction field effect transistor। पिंच ऑफ पे क्या होता है, किसी को अगर याद हो, ये ना जो दो गेट के टर्मिनल होते हैं, जब पिंच ऑफ हो जाता है ना तो धीरे धीरे बीच में डिप्लीशन रीजन बनने लग जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है ये जो रीजन है एक दूसरे में बिल्कुल ही कवर हो जाते हैं, और उस टाइम जो करंट होना होता है बस वही रह जाता है, उसके बाद करंट में कुछ भी इंक्रीज नहीं आता। मतलब ये बीच वाला जो उनका चैनल है ना, उस चैनल रास्ते ही खत्म कर देते हैं ये जो गेट्स लगे होते हैं यहाँ पे। एंड नेक्स्ट आफ्टर दिस, a certain non-inverting amplifier has input resistance and forward resistance। तो आपसे नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग दोनों का फॉर्मूला पढ़ के जाइएगा। नॉन इन्वर्टिंग का फॉर्मूला होता है वोल्टेज गेन का आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई, 1 प्लस 100 अपॉन 1, दोनों किलो में है ना इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, तो 101 इसका आंसर आ गया। अब वोल्टेज फॉलोवर इज, वोल्टेज फॉलोवर क्या होता है, किसी को अगर याद हो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में पढ़ते हैं वोल्टेज फॉलोवर, याद है? सीधा यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं इसको, यहाँ पे फीडबैक में से जो आरएफ होती है उसको रिमूव कर देते हैं, तो जब फीडबैक्स में से रेजिस्टेंस हटा दी जाती है तो ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है, इसके पास कोई फीडबैक रेजिस्टेंस नहीं है, इट हैज अ वोल्टेज गेन ऑफ 1, और ये नॉन इन्वर्टिंग पे लगा होता है, ये ग्राउंडेड होता है। तो इसका जो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होता है ना वो होता है 1 प्लस आर एफ अपॉन आर आई, अभी हमने पढ़ा। तो ये रेजिस्टेंस जीरो कर दी हमने, तो ये तो अपने आप ही 1 आ गया। तो वोल्टेज फॉलोवर का वोल्टेज गेन भी 1 है, सही है, नॉन इन्वर्टिंग है, बिल्कुल सही है, फीडबैक में रेजिस्टेंस भी नहीं है, बिल्कुल सही है, तो सारी ऑप्शंस करेक्ट है। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर, यहाँ पे ना दो वोल्टेजेस लगा देते हैं, एक इन्वर्टिंग को और एक नॉन इन्वर्टिंग को, V1 V2, और यहाँ से हम लेते हैं आउटपुट, और ये इस तरह से सर्किट लगा होता है, यहाँ पे आई थिंक फीडबैक रेजिस्टेंस भी लगी होती है। तो इसके पास दो इनपुट्स होती हैं, एक आउटपुट होती है, ये ठीक है एक ऑपरेशनल, तो इसके पास दो आउटपुट है, नो, एक इनपुट है, नो, पार्ट ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दिस इज राइट, इट इज अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच इज नॉट द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के ना कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इसकी CMRR इन्फिनिटी होनी चाहिए, स्लू रेट इसका इन्फिनिटी होना चाहिए, बैंड विड्थ इसकी इन्फिनिटी होनी चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस जो है, इनपुट रेजिस्टेंस इसकी हाई होनी चाहिए, इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो इन्फिनिटी होनी चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस जो है वो जीरो होनी चाहिए। ठीक है, और ओपन लूप वोल्टेज गेन जो है, आउटपुट वाला वोल्टेज गेन वो इन्फिनिटी होना चाहिए। तो आप देख लीजिए ये ऑप्शन गलत बन रही है। ये CMR स्लू रेट तो खैर पेपर में ही आया हुआ है, CMRR को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। CMRR की फुल फॉर्म लिखिएगा जरा, हम देखेंगे आप सबको फुल फॉर्म आती है, CMRR होता क्या है, मेंशन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, if RS is 3 ohms and RF is 6 ohms,
देन द रिलेशन बिटवीन V1 और V9 इन केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग का भी फॉर्मूला लिखा ना हमने, V0 अपॉन VI, जिसको मैं 1 प्लस RF अपॉन RI लिख ली हूँ, बस इन्होंने उसे RS बोल दिया, एक ही बात है। 1 प्लस 6/3, तो ये बन गया 3, सो V इज नॉट इज इक्वल टू 3VI। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड आंसर आ गया। इफ RI इज 10 किलो ओम्स, RF इज 100 किलो ओम्स, वोल्टेज जो है वो 1 वोल्ट है, लोड रेजिस्टेंस 25 ओम की लगाई गई है, ये लगी हुई है। तो आपसे पूछा गया कि करंट कितना आएगा और वोल्टेज कितनी आएगी। ज़्यादा जूम हो गया, थोड़ा कम करते हैं। हाँ जी, इट्स मोर देन इनफ। तो हमसे पूछा गया है कि लोड रेजिस्टेंस करंट कितना आएगा और आउटपुट वोल्टेज कितनी आएगी। तो पहले तो सॉरी, इनपुट करंट पूछा हुआ है ना, इनपुट करंट इज इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट वोल्टेज कितनी आ रही है, 1 वोल्ट की आ रही है। इनपुट रेजिस्टेंस कितनी है, 10 किलो ओम की है। तो बस आंसर आ गया 0.1 मिली एम्पियर। एक ऑप्शन तो पहले मुझे ये क्लियर हुई। ओके, उस हिसाब से ये दोनों गलत हो गए। अब बारी आते हैं, और क्या पूछा हुआ है, आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कौन सा एम्पलीफायर है, ये इन्वर्टिंग है। तो V0/VI किसकी इक्वल होता है, -RF/RI। कैसे चेक करते हैं बेटे इन्वर्टिंग है कि नॉन इन्वर्टिंग है। अगर नेगेटिव के थ्रू वोल्टेज दी जा रही है तो वो इन्वर्टिंग होता है, अगर पॉजिटिव के थ्रू जाती है तो वो नॉन इन्वर्टिंग होता है। लोड फीडबैक रेजिस्टेंस है 100 किलो ओम की, और इनपुट रेजिस्टेंस कितनी है, 10 किलो ओम की। तो बस दोनों को डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया है -10। पूछा क्या है, आउटपुट वोल्टेज, -10 इंटू VI, तो वैसे ही 1 थी, -10, तो ये आंसर आ गया। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, इसका कहीं कोई रोल ही नहीं था, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 36th क्वेश्चन, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर 1011.011, ये जो होते हैं इनको कैसे शुरू करते हैं, 2 पावर 0 से मल्टीप्लाई, 1 से, 3 से, और इधर कैसे करते होते हैं, इधर उल्टा चलते होते हैं, 2 पावर -1 से, -2 से, -3 से। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बड़ी सिंपली आपका आंसर आ जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, ये ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चल रहे हैं। द यूनिवर्सल गेट दैट कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन एक्सप्रेशन। तो यूनिवर्सल गेट होते हैं नैंड और नॉर, जिनसे बाकी सारे गेट्स निकाले जा सकते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर एन एक्सक्लूसिव ऑर गेट, एक्सक्लूसिव ऑर गेट अगर आपको याद ना हो तो आप कैसे याद रखेंगे, 0 0 पे 0, एक्सक्लूसिवली और वाले ऑप्शन पे आंसर आएगा। ये जो 1 और 1 है इस पे नहीं आने वाला, क्योंकि ये ही दोनों हैं जो सिर्फ और सिर्फ और के लिए है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ये ए है, ये बी बार है, ये ए बार है और ये बी है। तो मतलब ए बी बार प्लस ए बार बी, तो ए डैश मीन्स ए इन्वर्टेड। सो इसका आंसर फिर हमारा ए ऑप्शन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, क्वेश्चन नंबर 39, द आउटपुट इज लो व्हेन बोथ ऑफ द इनपुट्स इज हाई। दो चेक करें, दोनों इनपुट्स हाई होने पे, नॉर इफ सबसे पहले ऑप्शन है, पहले नॉर ही चेक कर लेते हैं। नॉर में क्या होता है, दोनों जीरो, और कहता है जीरो, ये कहता है 1। ठीक है, और 1 0, और कहता है 1, ये कहता है 0, क्योंकि नॉट है ना उसके आगे। 0 1, और कहता है 1, ये कहेगा 0, 1 1, और कहेगा 1, ये कहेगा 0। आउटपुट इज लो व्हेन एनी वन और बोथ द इनपुट्स आर हाई। देखो यही तो है ना, कि कोई भी एक हाई हुई या दोनों हाई हुई तब वो 0 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, द हाउ मेनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज ए बी प्लस बी सी। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक तो यहाँ एंड गेट लगेगा, एक यहाँ बी और सी के बीच में, तो एक एंड गेट ये रहा और एक एंड गेट ये रहा, तो 2 एंड गेट्स लगेंगे। और गेट कितने लगेंगे, ये बीच में एक ही है ना,
तो और गेट हमारे पास एक लगेगा, तो एंड गेट्स दे विल बी नंबर 2. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, एक्सक्लूसिवली और गेट अभी बनाया था ना, एक ए बी बार और एक ए बार बी. इसमें देखें कितने गेट्स लगेंगे. एक तो पहले मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों कौन से बन गए हैं हमारे, दो नॉट गेट हो गए. एक एंड यहाँ पे लगेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक एंड यहाँ पे लगेगा, तो दो लग गए एंड गेट्स. और इन दोनों के बीच ये है तो ये बन गया और गेट. तो दो दो एक, एंड गेट और गेट नॉट गेट सारी लग रही. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर दिस, क्वेश्चन नंबर 42. द ऑपरेशन ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट इन्वॉल्व्स. इसमें तो एक ही तरह के कैरियर्स फ्लो करते हैं. मेजॉरिटी बीजेटी में दोनों होते हैं, मेजॉरिटी भी और माइनॉरिटी भी, दोनों ही होते हैं उसमें. पिंच ऑफ पे क्या होता है, अभी बताया ना कि करंट भी खत्म होने पे आ जाता है, एक फिक्स हो जाता है और चैनल बिल्कुल ही खत्म हो जाता है. द विड्थ ऑफ इंड्यूस चैनल बिकम 0 एंड द ड्रेन करंट एक बस उसी वैल्यू पे टिक जाता है. कंपेयरिंग द साइज ऑफ बीजेटी एंड एफईटी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. बीजेटी बड़ी होती है, एफईटी बड़ी कॉम्पैक्ट सी डिवाइसेस हो जाती है. हर पॉइंट ऑफ व्यू से एफईटी अच्छी है, नॉइजी भी नहीं है. टू यूज एफईटी एज एन वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर, इन विच रीजन इट शुड वर्क. एफईटी का ना आप एक ग्राफ पढ़ते होते हैं, इधर होती है वोल्टेज और इधर होता है ड्रेन करंट. ग्राफ ना कुछ इस तरह का आता है. तो ये जो रीजन होता है ना बेटे, ये वाला, इस दिस रीजन इज ओमिक रीजन. ये ऊपर वाला होता है सैचुरेशन. ये वाला जो रीजन होता है जहाँ पे एक लाइंस ऊपर को जा रही हैं, ये ब्रेक डाउन रीजन. और ये जो नीचे होता है रीजन, इसे पिंच ऑफ रीजन बोलते हैं. तो जब आपने इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस करना है, क्योंकि वोल्टेज बेस्ड तो डिवाइस तब होते हैं जब लाइन लीनियर शो करती है, तो वो ओमिक रीजन में ही होती है. सो इट इज एन ओमिक रीजन. ये जो ग्राफ है किसकी वेरिएशन पे है, ये सारे वीजीएस पे हैं. वीजीएस 0 वोल्ट. जैसे जैसे गेट सोर्स वोल्टेज बढ़ती जाती है, ये सारे जो हैं कम होता जाएगा करंट. गेट सोर्स वोल्टेज बढ़ने से क्या होगा, चैनल बनता जाएगा जो करंट को रास्ता कम देता है. What happens to non-linear distortion due to initiation of negative feedback? नेगेटिव फीडबैक लगाने से हर चीज रिड्यूस कर जाती है. नेगेटिव फीडबैक बहुत अच्छी चीज है. नेगेटिव फीडबैक से सब कुछ, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके बढ़िया हो जाते हैं. सो लेवल और नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन डिक्रीजेस. मैंने एक यूट्यूब वीडियो में बताया भी हुआ है पेपर सॉल्व करवाते वक्त. When negative voltage feedback is applied to an amplifier, voltage gain कम हो जाता है बट वोल्टेज गेन स्टेबल हो जाता है. ये सारा डिटेल में हम ऑलरेडी एक यूट्यूब वीडियो में पढ़ चुके हैं. नेगेटिव फीडबैक इज एम्प्लॉयड इन एम्पलीफायर. तो पॉजिटिव किस में होता है, ऑसिलेटर्स में. इन एन एलसी सर्किट, when the capacitor is maximum, when the energy of the capacitor is maximum. okay, इंडक्टर एनर्जी मिनिमम. दोनों आपस में ही तो खेलते रहते हैं एनर्जी. एक कम ले लेता है फिर दूसरे ज्यादा कर देते हैं, फिर दोनों हाफ ऑफ कर लेते हैं. यही कुछ चलता रहता है उन दोनों के बीच में. दोनों की एनर्जीज कौन सी होती हैं, कैपेसिटर जो स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इंडक्टर जो स्टोर करता है मैग्नेटिक एनर्जी, हाफ सी वी स्क्वायर. और ये वाली कौन सी होती है, एल आई स्क्वायर. नेक्स्ट, a transistor connected in common emitter mode में मीडियम इनपुट मीडियम आउटपुट. मीडियम ऑप्शन ना दियो तो लो ऑन लगाते होते हैं, अदरवाइज एक्यूरेट आंसर इसका यही बनता है. सो इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रॉनिक्स 50 क्वेश्चन डिस्कशन. सो आई होप ये चैप्टर्स आपके बहुत काम आए. एग्जाम के टाइम ये ओवरव्यू दे देता है पूरे चैप्टर की रिवीजन का आपको. सो हमारे चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें. थैंक यू सो मच.